20 बंदरों को परेशानी है। अब जादूगर ने कहा, हमें घर के लिए चलना चाहिए, लेकिन हम उस बड़े सोने के फूलदान को कैसे ले जाएंगे? कैप्टन बिल इसे पूरी दूरी तक नहीं ले जा सकेंगे, ये तो तय है। नहीं, नाविक ने स्वीकार किया, ये बहुत भारी है। मैं इसे थोड़ी देर तक उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे हर कुछ मिनट में आराम करने के लिए रुकना पड़ेगा। क्या हम इसे आपकी पीठ पर नहीं रख सकते? डोरोथी ने अच्छे स्वभाव वाली जम्हाई लेते हुए काया शेर से पूछा। शेर ने उत्तर दिया, यदि आप इसे बांध सके तो मुझे इसे ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह गिर गया, ट्रॉट ने कहा, तो ये टूट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। मैं इसे ठीक कर दूंगा, कैप्टन बिल ने वादा किया। मैं इन पेड़ों के तने से एक सपाट बोर्ड बनाऊंगा, बोर्ड को शेर की पीठ पर बांधूंगा और बोर्ड पर फूलदान रख दूंगा। उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि उसके पास औजार के तौर पर सिर्फ उसका बड़ा चाकू था, इसलिए उसकी प्रगति धीमी थी। तो जादूगर ने अपने काले थैले से एक छोटी सी आरी निकाली जो चांदी की तरह चमक रही थी और उससे कहा, लिटिल सॉ, आओ अपनी शक्ति दिखाओ। हमारे लिए जादुई फूल का एक बोर्ड बनाओ। और तुरंत ही छोटी आरी ने चलना शुरू कर दिया और उसने इतनी तेजी से लट्ठे को काटा कि उसे काम करते देखने वाले लोग हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि उसे ये भी समझ आ गया था कि बोर्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाना है, क्योंकि जब ये पूरा हो गया तो यह ऊपर से सपाट था और नीचे से इस तरह खोखला था कि यह शेर की पीठ पर बिल्कुल फिट बैठता था। ये तो बढ़िया है, कैप्टन बिल ने प्रशंसापूर्वक कहा। क्या आपके पास 2 आरियां नहीं हैं, है न, जादूगर? नहीं, जादूगर ने जवाब दिया, जादुई आरी को अपने रेशमी रुमाल से सावधानी से पोंछते हुए और उसे काले बैग में वापस रखते हुए। ये दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र आरी है, और अगर इस तरह की और भी आरी होती तो यह इतनी अद्भुत नहीं होती। अब उन्होंने बोर्ड को शेर की पीठ पर सपाट भाग ऊपर करके बांध दिया और कैप्टन बिल ने सावधानीपूर्वक जादुई फूल को बोर्ड पर रख दिया। दुर्घटनाओं के डर से उसने कहा, मैं शेर के साथ साथ चलूंगा और फूलदान को पकड़कर रखूंगा। ट्रॉट और डोरोथी दोनों ही भूखे बाघ की पीठ पर सवार हो सकते थे और दोनों बंदरों के पिंजरे को अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन इस व्यवस्था के कारण जादूगर और नाविक को पैदल ही यात्रा करनी पड़ी, और इसलिए जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ा और ग्लास कैट ने बड़बड़ाया, क्योंकि एमरल्ड सिटी तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। बिल्ली पहले तो खिन्न और चिड़चिड़ी थी, लेकिन जब वे बहुत दूर निकल गए तो क्रिस्टल प्राणी ने एक बढ़िया मनोरंजन खोज लिया। बंदरों की लंबी पूंछ लगातार उनके पिंजरे की सलाखों से बाहर निकल रही थी, और जब वे ऐसा करते तो कांच की बिल्ली चालाकी से उनकी पूंछ को अपने पंजों में पकड़ लेती और उन्हें खींच लेती। इससे बंदर चीखने लगते और उनकी चीखें कांच की बिल्ली को बहुत खुश करतीं। ट्रॉट और डोरोथी ने इस शरारती मनोरंजन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं देखते तो बिल्ली फिर से पूंछ खींच लेती, और वह प्राणी इतना चालाक और तेज था कि बंदर शायद ही कभी बच पाते। उन्होंने गुस्से में बिल्ली को डांटा और पिंजरे की सलाखों को हिलाया, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाए और बिल्ली केवल उन पर हंसती रही। जब दल जंगल से निकलकर मंचकिन देश के मैदानों में पहुंच गया तो अंधेरा हो गया और उन्हें रात के लिए शिविर बनाना पड़ा। उन्होंने एक नाले के किनारे एक सुंदर जगह चुनी। अपने जादू के जरिए जादूगर ने घास पर एक पंक्ति में 3 टेंट बनाए और अपने साथियों के आराम के लिए जरूरी सभी चीजों से सुसज्जित थे। बीच वाला टेंट डोरोथी और ट्रॉट के लिए था और उसमें 2 आरामदायक सफेद बिस्तर और 2 कुर्सियां थीं। दूसरा टेंट, जिसमें बिस्तर और कुर्सियां भी थीं, जादूगर और कैप्टन बिल के लिए था, जबकि तीसरा टेंट भूखे बाघ, काया शेर, बंदरों के पिंजरे और कांच की बिल्ली के लिए था। टेंट के बाहर जादूगर ने आग जलाई और उसके ऊपर एक जादुई केतली रखी, जिसमें से उसने तुरंत उनके खाने के लिए सभी तरह की अच्छी चीजें निकाली जो धुआं उगल रही थीं। खाने के बाद और टिमटिमाते तारों के नीचे कुछ देर तक एक साथ बातें करने के बाद वे सभी बिस्तर पर चले गए और लोग जल्द ही सो गए। शेर और बाघ भी लगभग सो ही गए थे जब वे बंदरों की चीखों से जाग गए, क्योंकि कांच की बिल्ली फिर से उनकी पूंछ खींच रही थी। शोरगुल से परेशान होकर भूखा बाघ चिल्लाया, ये शोर बंद करो।
और कांच की बिल्ली को देखते ही उसने अपना बड़ा पंजा उठाया और उस प्राणी पर वार किया। बिल्ली ने वार को चकमा देने के लिए काफी फुर्ती दिखाई, लेकिन भूखे बाघ के पंजों ने बंदर के पिंजरे को खरोंच दिया और 2 सलाखों को मोड़ दिया। फिर बाघ फिर से सोने के लिए लेट गया, लेकिन बंदरों को जल्द ही पता चल गया कि सलाखों के मुड़ने से वे अंदर घुस सकते हैं। हालांकि वे पिंजरे से बाहर नहीं निकले, लेकिन एक दूसरे से फुसफुसाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ बाहर निकाल ली और सभी शांत हो गए। कुछ देर बाद कांच की बिल्ली फिर से पिंजरे के पास पहुंची और एक पूंछ को झटका दिया। तुरंत बंदर एक के बाद एक सलाखों के बीच से छलांग लगाने लगे, और हालांकि वे बहुत छोटे थे, उनमें से पूरे 1 दर्जन ने कांच की बिल्ली को घेर लिया और उसके पंजों, पूंछ और कानों को पकड़कर उसे बंदी बना लिया। फिर उन्होंने उसे तंबू से बाहर निकाला और नदी के किनारे ले गए। बंदरों ने देखा था कि ये किनारे गहरे नीले रंग की मोटी, चिपचिपी मिट्टी से ढके हुए थे, और जब वे बिल्ली को नदी के किनारे ले गए तो उन्होंने बिल्ली के कांच के शरीर पर यह मिट्टी मल दी, जिससे बिल्ली के कान और आंखें भर गईं, ताकि वह न तो देख सके और न ही सुन सके। वह अब पारदर्शी नहीं थी और उस पर मिट्टी इतनी मोटी थी कि कोई भी उसके गुलाबी दिमाग या उसके रूबी दिल को नहीं देख सकता था। इस हालत में वे बिल्ली को वापस तंबू में ले गए और फिर से पिंजरे के अंदर चले गए। सुबह तक कांच की बिल्ली पर कीचड़ पूरी तरह सूख चुका था और उसका रंग पूरी तरह से नीला हो गया था। डोरोथी और ट्रॉट डर गए, लेकिन जादूगर ने अपना सिर हिलाया और कहा कि बंदरों को चिढ़ाने के लिए कांच की बिल्ली को यह उचित ही लगा। कैप्टन बिल ने अपने मजबूत हाथों से बंदरों के पिंजरे के सुनहरे तारों को जल्दी ही सही स्थिति में मोड़ दिया और फिर उन्होंने जादूगर से पूछा कि क्या उन्हें कांच की बिल्ली को नाले के पानी में नहलाना चाहिए। अभी नहीं, जादूगर ने उत्तर दिया। बिल्ली को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस नीली मिट्टी को, जो पेंट जितनी ही खराब है, उसके शरीर पर तब तक रहने दूंगा जब तक वह एमरल्ड सिटी नहीं पहुंच जाती। यह मूर्ख प्राणी इतना घमंडी है कि जब ऑस्ट्रेलिया के लोग उसे इस हालत में देखेंगे तो उसे बहुत शर्म आएगी, और शायद वह इस सबक को दिल से अपना लेगी और आगे से बंदरों को अकेला छोड़ देगी। हालांकि कांच की बिल्ली न तो देख सकती थी और न ही सुन सकती थी, और उसे यात्रा पर ले जाने से बचने के लिए जादूगर ने उसकी आंखों और कानों से कीचड़ निकाला और डोरोथी ने अपने रुमाल को गीला करके उसकी आंखों और कानों को धोकर साफ किया। जैसे ही वह कुछ बोल सकी, कांच की बिल्ली ने आक्रोश से पूछा, क्या तुम उन बंदरों को मेरे साथ ऐसा छल करने के लिए दंडित नहीं करोगी? नहीं, जादूगर ने उत्तर दिया। तुमने उनकी पूंछ खींचकर उनके साथ छल किया था, इसलिए ये केवल बदला लेने जैसा है, और मुझे खुशी है कि बंदरों ने अपना बदला ले लिया। उन्होंने ग्लास कैट को पानी के पास जाने, स्नान करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब वे एमरल्ड सिटी की ओर अपनी यात्रा पर निकले तो उसे अपने साथ चलने को कहा। ये तुम्हारी सजा का सिर्फ एक हिस्सा है, जादूगर ने गंभीरता से कहा। जब हम उसके महल में पहुंचेंगे तो ओज़मा तुम पर हंसेगी, और बिजुका, और टिन वुडमैन, और टिकटॉक, और शैगी मैन, और बटन ब्राइट, और पैचवर्क गर्ल, और गुलाबी बिल्ली का बच्चा, डोरोथी ने कहा। इस सुझाव ने कांच की बिल्ली को किसी भी चीज से ज्यादा चोट पहुंचाई। गुलाबी बिल्ली का बच्चा हमेशा कांच की बिल्ली से झगड़ता था और इस बात पर जोर देता था कि मांस कांच से बेहतर है, जबकि कांच की बिल्ली गुलाबी बिल्ली का मजाक उड़ाती थी, क्योंकि उसके पास गुलाबी दिमाग नहीं था। लेकिन अभी गुलाबी दिमागों पर नीली मिट्टी लगी हुई थी, और अगर गुलाबी बिल्ली का बच्चा कांच की बिल्ली को ऐसी हालत में देख ले तो उसे बहुत अपमानजनक लगेगा। कई घंटों तक कांच की बिल्ली बहुत ही विनम्रता से चलती रही, लेकिन दोपहर के समय जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने मौका पाकर लंबी घास के बीच से भाग निकली। उसे याद आया कि पास में ही शुद्ध पानी की एक छोटी सी झील है, और बिल्ली उस झील की ओर जितनी तेजी से जा सकती थी, भाग गई। अन्य लोगों को उसकी तलाश तब तक नहीं मिली जब तक वे दोपहर के भोजन के लिए नहीं रुक गए, और तब तक उसे ढूंढने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि वो कहीं सफाई करने गई होगी, डोरोथी ने कहा। कोई बात नहीं, जादूगर ने जवाब दिया। शायद इस कांच के प्राणी को पर्याप्त सजा मिल चुकी है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने ट्रॉट और कैप्टन बिल दोनों को बचाया था।
पहले उन्हें एक जादुई द्वीप पर ले जाने के बाद डोरोथी ने कहा। लेकिन मुझे लगता है, जैसा कि आप सोचते हैं, कि ग्लास कैट को पर्याप्त सजा मिल गई है और शायद वह फिर से बंदरों की पूंछ खींचने की कोशिश नहीं करेगी। कांच की बिल्ली यात्रियों के दल में फिर से शामिल नहीं हुई। वह अभी भी नाराज थी और वे उसके हिसाब से बहुत धीमी गति से चल रहे थे। जब वे रॉयल पैलेस पहुंचे तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी कांच की बिल्ली एक बेंच पर मुड़ी हुई थी, जो हमेशा की तरह चमकदार, साफ और पारदर्शी थी। लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया और वे बिना किसी टिप्पणी के उसके पास से गुजर गए।